सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बंगाल में शाह का चक्रव्यूह। जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में कोलकाता में अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक तापमान तेज हो गया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि ममता सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा की सरकार राज्य में आती है तो अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जाएगा। इसी के साथ उन्होंने राज्य में विकास और समृद्धि के अपने वादों का भी जिक्र किया है। शाह ने दावा किया कि भाजपा की नीतियों से आम जनता को लाभ होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में बड़े बदलाव भी आएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा ही राज्य में कानून और व्यवस्था सुधारने की काबिल पार्टी है। अमित शाह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे भाजपा को मौका दें ताकि राज्य में सुरक्षित, समृद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त शासन लागू किया जा सके। उनका ये बयान विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये राज्य में भाजपा की चुनावी रणनीति का साफ और बड़ा संकेत भी देती नजर आ रही है। तो देखिए, शाह ने इस बार रैलियों के बजाय बंद कमरे को चुना, जहां पर उन्होंने एक ऐसी तगड़ी रणनीति बनाने की बात कही और ऐसी तगड़ी रणनीति बनाई जो कहीं ना कहीं दीदी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। देखिए, मुद्दे कौन से हैं? अभी भी मुद्दे हैं एसआईआर का सबसे बड़ा मुद्दा। लगातार एसआईआर को लेकर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि घुसपैठियों को एसआईआर के जरिए बाहर भगाया जाएगा और तमाम अपनी विपक्षी पार्टियों पर लगातार बीजेपी इसी तरह से आरोप लगाती आई है। और देखिए, बंगाल में भी घुसपैठियों को लेकर ये बड़ा बयान अमित शाह ने दिया। इसके अलावा बांग्लादेश को भी बड़ा मुद्दा बनाया। एक और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, ऐसे समय में बांग्लादेशियों को शरण देने का आरोप भी शाह की ओर से लगाया गया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को और खासतौर पर बांग्लादेशियों को बंगाल में शरण दे रही है। इसके साथ ही साथ हिंदू अस्मिता का भी मुद्दा चरम पर रहा। अपने इस बैठक के दौरान साफ तौर पर अमित शाह ने चेता दिया है कि जो भी घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बंगाल में किसी भी तरह की कोई भी हिंसा स्वीकार नहीं की जाएगी। चलिए, और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक मामलों के जानकार डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी। उनसे समझते हैं कि किस तरह का ये पूरा एजेंडा है। सबसे पहले अभिषेक जी, बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और आपके अभिषेक जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। ये जो अमित शाह जी जो वहां पहुंचे हैं, देखिए बंगाल जो है वो बॉर्डर स्टेट है और हमारे देश की संप्रभुता को के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। जिस तरह आप देख रहे हैं बांग्लादेश की जो स्थिति आज आप देख रहे हैं वह हिंदुओं के साथ और पूरी तरीके से इकोनॉमी वहां की इस समय डैमेज्ड है और केवल भारत उनको सपोर्ट कर रहा था, परंतु वो अपने इस तरीके के एक माहौल वहां पे बन गया है कि 71 से पहले की जो स्थिति थी वो दोबारा बनती नजर आ रही है कि वहां के हिंदुओं को दोबारा पलायन करके भारत में आना पड़ रहा है। और चूंकि इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों की, वहां पे वो लोग टिकते नहीं है। मुर्शिदाबाद से और सोनाखाली से जिस तरह की खबरें आती हैं, 24 परगना से जिस तरह की खबरें आती हैं, ये तो सबको पता है कि वेस्ट बंगाल की इस समय आर्थिक स्थिति बेहद खतरनाक है। वहां पे महिला सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो घुसपैठिए हैं वो बहुत बड़ी एक समस्या। भारत के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, वहां पे आप अगर किसी बांग्लादेशी मुसलमान से उसका पता पूछेंगे, आधार कार्ड पूछेंगे, तो वो सब के सब आपको मुर्शिदाबाद के मिलेंगे। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में कि देश में इलीगल घुसपैठियों को घुसने का गेटवे बन चुका है पश्चिम बंगाल। वहां की गवर्नमेंट में जो वहां के लोग हैं, अभी पीछे वहां के एक तृणमूल कांग्रेस के नेता के यहाँ से एक पूरी सुरंग मिली है, टनल मिली है बॉर्डर के नीचे से बांग्लादेश तक। अब उससे अब तक क्या नुकसान, देश को क्षति पहुंच चुकी है, इसका तो अंदाजा लगाना कठिन है। परंतु भाजपा के लिए और देश के लिए पश्चिम बंगाल जीतना बेहद महत्वपूर्ण है और शायद इसीलिए अमित शाह जी ने वहां पे इस तरह की मीटिंग्स के कार्यक्रम शुरू किए। जी
बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है अभिषेक जी, शाह इस बार रैलियों के जरिए वोटरों को लुभाना छोड़कर बकायदा बंद कमरे में यहाँ पर मीटिंग्स ले रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्या बीजेपी को एहसास हो गया है कि बंगाल में केवल जय श्री राम के नारों से काम नहीं चलेगा, अब बूथ स्तर पर दीदी के कैडर से टकराना होगा? देखिए, बंगाल की राजनीति में हमेशा कैडर बहुत मायने रही है। पहले वहां पे कम्युनिस्टों का राज था और कम्युनिस्टों की भी राजनीति कैडर बेस्ड ही रही है। उसके बाद ममता बनर्जी आई। ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों का जो बर्बर रूल था उसके उन्होंने एक ऑप्शन प्रदान किया जो कांग्रेस बहुत लंबे समय से नहीं दे पा रही थी। वो कांग्रेस से अलग हुई, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो वाकई में जिस तरह से उन्होंने कम्युनिस्टों का सामना किया, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जहां पुलिस ने उनके साथ बर्बरता ना की हो। वो सरकारी दफ्तरों में गई, पुलिस के ने उनके साथ लाठीचार्ज किया और उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। पर जैसे ही उन्होंने अपनी कैडर बेस्ड पार्टी आगे बढ़ानी शुरू की, उनको ये नजर आ गया कि मुस्लिम वोट्स जो हैं उनको खरीदना, उनको कंसोलिडेट रखना बहुत इजी है। पहले यही मुस्लिम्स जो हैं वो कम्युनिस्टों को वोट किया करते थे पश्चिम बंगाल में, वो उन्होंने पूरी तरीके से कैप्चर कर ली। और जो जीतने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले जो उनके चुनावी मुद्दे हुआ करते थे, ये इलीगल घुसपैठियों का मुद्दा उठाने वाली सर्वप्रथम राष्ट्रीय नेताओं में माननीय ममता बनर्जी ही थी। परंतु जैसे ही उनको ये समझ में आ गया कि हम लोग जो हैं इन्हें मुस्लिमों को गेटोवाइज करके इनसे वोट्स आसानी से ले सकते हैं, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक जो विचारधारा थी वो छोड़ दी। और बीजेपी ने ये समझ लेना चाहिए, पिछले 2 बार के इलेक्शन बीजेपी ने पूरी ताकत पूरे बल से लड़े, परंतु उन्होंने देख लिया कि वहां पे जिस तरह की एक जो कैडर बेस्ड राजनीति है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की, उसमें एक तो वॉयलेंस बहुत ज्यादा है। आपने सारे इलेक्शंस देखे होंगे, वहां पे वॉयलेंस बहुत ज्यादा होता है। इलेक्टोरल वॉयलेंस वहां की परिपाटी बन चुकी है। तो उसको टैकल करने के लिए मेरे ख्याल से यही सही तरीका होगा, रैलीज को करके। बहुत कामयाब रैली वहां पे पहले भी हो चुकी है, पीएम साहब की हो चुकी है, मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोकप्रिय अभिनेता नेता वहां पे उनके पास हैं। परंतु उन रैलीज से शायद रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, पिछले 2 इलेक्शंस में ये देखा गया है। तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी ही चाहिए, जिस स्ट्रेटेजी से कामयाबी ना मिले उसे बदल देना ही समझदारी होता है। जी चलिए, अगर बात करें एसआईआर, यहाँ पर बड़ा मुद्दा है, घुसपैठियों को शरण देने की बात यहाँ पर लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी। अगर दिल्ली की बात करें तो बीजेपी की सत्ता बनी दिल्ली में, उस टाइम भी तो यही बात क्यों नहीं उठा? तब अभी तक बीजेपी ये साबित क्यों नहीं कर पाई कि जब चुनाव लड़ी, जब बीजेपी की सत्ता बनी, आपको जो लगातार यहाँ पर जड़ें अपनी जमा कर बैठी थी उसको खिसकाकर बीजेपी सत्ता पर स्थापित हो गई, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने घुसपैठियों ने वोट डाला है। तब एसआईआर का मुद्दा कहाँ था सर? देखिए, ये समस्या बीजेपी के आने से बहुत पहले की है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार में ही अधिकारियों ने ये जो समय की मशीनरी थी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि भारत के लिए घुसपैठिए बड़े खतरनाक हैं। उसी समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और इनफैक्ट जो असम की कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो एक पॉलिसी लेके आई थी, एनसीआर, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्ट्री। और वो इसी एसआईआर का एक प्रीलिम था जो पहले, और आपको याद होगा जब सीए सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई, जो पड़ोसी मुल्कों की माइनॉरिटीज हैं उन्हें नागरिकता देने के लिए, तो उस समय एनआरसी का बिना वजह प्रचारण हुआ। तो हो सकता है उसका नाम चेंज करके एसआईआर इन्होंने कर दिया। देखिए, मुझे जो विस्थापित लोग आते हैं वो किसी भी धर्म के हों, मुझे उन सब से संवेदना है, परंतु ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोसेस तरीके से किया जाए, जैसे विदेशों में अमेरिका हो गया, यूके हो गया, तो कनाडा हो गया, वहां पे बांग्लादेशियों को पूरा असाइलम शरण सिस्टम है। देने का काम भी तो बीजेपी ही कर रही है। इसको लेकर तो विपक्षी कई बार घेरी भी है बीजेपी को कि आप शरण दे रहे हैं बाहर जी से, और बिल्कुल यही बिल्कुल। घुसपैठिए जिनको आप यहाँ शरण दे रहे हैं, कल की डेट में वही अपने आप को यहाँ पर फला रहे हैं, फुला रहे हैं, और उसके बाद आप उन्हीं को भी बाहर निकाल रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति? देखिए, हरदीप पुरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं हाउसिंग डेवलपमेंट के, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि इतने मकान सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना के जो इमिग्रेंट्स आए हैं उनको दिए हैं। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, एक प्रोसेस होना चाहिए। जो हो सकता है क्रिमिनल्स हो, बंगाल से ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। इंडिया में जितने भी आप गतिविधियां देखेंगे, बंगाल से जब भी उसका कनेक्शन आएगा तो वहां के क्रिमिनल्स यहाँ वहां के आम लोगों के साथ अंदर घुसते हैं और हमारी सिचुएशन का गलत फायदा उठाते हैं।
इसलिए मेरा मानना यह है कि प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं है किसी भी देश से, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति जिसका वहां पे उत्पीड़न हो रहा है किसी भी कारण से। भारत देश एक दरियादिल बड़ा मुल्क जरूर रहा है, हम्म। जितनी हमारी क्षमता है हम करने का प्रयत्न करेंगे, परंतु वो लीगल होना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो कि बॉर्डर्स पे लगी हुई है, प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी उनकी बनती है। फिर जिस तरह की आप स्थिति देख रहे हैं कि बीएसएफ को काम करने के लिए जगह नहीं दी जा रही, सेना के को अगर वहां पे नई चौकी बनाई जाती है तो वहां के टीएमसी के जो लोकल लीडर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल इस समय भारत की एक ऐसी दुखती रग बन गया है जिसको जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी संभालना जरूरी है। वरना बांग्लादेश से आप देख रहे हैं किस तरह के वहां के बयान वहां के नेता दे रहे हैं कि हमें सेवन सिस्टर्स को अपने मिला लेना चाहिए, चिकन नेक्स को काट देना चाहिए। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है हमारा, वो हमारी एक दुखती रग है, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है। उसे नेक से, चिकन नेक से एलिफेंट नेक में बदलना इस समय गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। देखें वो डेमोक्रेटिक तरीके से इसको करते हैं या मिलिट्री का ऑप्शन वो यूज करते हैं। जी अभिषेक जी, अमित शाह जिस तरह से एसआईआर की बात कर रहे हैं, लगातार बीजेपी एसआईआर की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो है इसे डिटेंशन कैंप की साजिश बता रही है। आपको क्या लगता है कि क्या बंगाल का चुनाव अब मुद्दों से हटकर सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई पर जाकर टिक गया है? देखिए, जैसा कि हमने सभी स्टेट्स में देखा, अपने बिहार के इलेक्शन रिजल्ट्स देखे, वहां पे एसआईआर होने के बाद अप्रत्याशित रिजल्ट थे। कांग्रेस और आरजेडी वालों को उम्मीद थी कि हम बढ़िया बढ़त बनाएंगे, परंतु जिस तरीके से वहां पे फर्जी वोटरों को काटिल किया गया उसके परिणाम बिहार इलेक्शन से आप देख सकते हैं। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 करोड़ फर्जी वोटर मिलने की या नाम कटने की संभावना है। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, जहां भी आप देखेंगे ये जो फर्जी वोटर हैं ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक, ये खून का काम करते हैं, दीमक का काम करते हैं। देखिए, एक वोटिंग राइट होना एक सिटीजन का अधिकार है और उसका फर्ज भी है। और ये फर्ज इसलिए है क्योंकि हर वोटर अपनी महत्वपूर्ण वोट से देश को कौन चलाएगा, क्या दिशा होगी देश की, ये निर्धारित करता है। पर जब कोई बाहरी फैक्टर्स जिन लोगों को प्रलोभन देके या भारत में कुछ पैसे धेले देके जब आप डेमोक्रेसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा, तो ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। क्योंकि बाहर से आए हुए नागरिक को केवल अपना फायदा दिखता है, देश के भले बुरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका में भी आप देख रही होंगी किस तरीके से, कितना विशाल, कितना समृद्ध देश है, भारत से 4 गुना बड़ा, भारत से कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था। फिर भी वो लोगों को जो इलीगल वहां पे गए हैं उनको डिटेन किया है, उन्होंने उठा उठा के बाहर भेजा है। भारत सरकार ने अगर उसका विरोध नहीं किया है तो बाकी जो पार्टीज हैं उनको भी इससे सबक लेना चाहिए कि देखिए, जब विस्थापितों को अमेरिका जैसा समृद्ध देश नहीं संभाल सकता तो भारत जैसा, जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और प्रोपोर्शन वाइज देखा जाए तो जो जमीन है वो बहुत कम है हमारे पास, जो अभिषेक हमारे जी, जो एक आखिरी सवाल आपसे मैं बता रही हूँ। आरजी कर वाला जो मुद्दा रहा है, इतनी बड़ी संवेदनशील जैसी घटनाओं के बाद भी क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी अभी टिकी रहेंगी या फिर उनका सबसे मजबूत महिला वोट बैंक खिसक रहा है? और क्या अमित शाह इसी गुस्से को कैश कराने की रणनीति बना रहे हैं? देखिए, हमारे देश में एक इतिहास रहा है कि महिलाओं के ऊपर जब जब अत्याचार हुए हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आए ही आए हैं। आप इतिहास में उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, इनफैक्ट आप 2014 से पहले जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसका जिस तरीके से मिस हैंडलिंग उस समय की कांग्रेस सरकार ने की, तो उसका ही परिणाम था कि देश में एक उबाल आ गया था। बंगाल से राजकीय ये हॉस्पिटल वाला ही कांड नहीं, आप अखबार मैं डेली पढ़ता हूं और पश्चिम बंगाल को बड़ा मॉनिटर करता हूं। कोई दिन ऐसा जाता होगा पूजा जी जिस दिन ऐसी खबर ना आता हो किसी महिला के साथ घिनौनी हरकत की। तो देश का खून खोल रहा है और हो सकता है पश्चिम बंगाल में भी इस बार जो है आप बदलाव शायद देख पाएंगे। चलिए, फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो देखिए, भाजपा की एंट्री से क्या बदलने वाला है पश्चिम बंगाल की सियासत? क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से गुस्से में जनता है कई मुद्दों को लेकर, यहाँ पर अब पश्चिम बंगाल की जनता भी काफी ज्यादा आक्रोशित है, तो क्या उनका ये गुस्सा अब सियासत तख्तापलट पर नजर आएगा? क्योंकि अमित शाह, जिसे बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, बार बार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं, लेकिन इस बीच अचानक अमित शाह पहुंच जाते हैं पश्चिम बंगाल 3 दिनों के लिए और बकायदा बंद कमरे में
एक मीटिंग ली जाती है, रणनीति बनाई जाती है कि किस तरह से इस बार दीदी की सत्ता को ना सिर्फ खत्म करना है बल्कि बीजेपी को यहाँ पर एक बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित भी करना है। यही कारण है कि इस बार रैली को नहीं बल्कि एक बंद कमरे को चुना गया। और इसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान जैसा कि आप सभी ने सुना, लगातार अमित शाह एक के बाद एक कई बड़े बयानों के चलते ममता बनर्जी पर कई तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता किसके हाथों आती है।